वो मुल्क जिसको खुद आटे के लिए पैसे नहीं है, वो दूसरे मुल्क में धंधा फसाद करवा के हमें बोल रहा है भाई आपके साथ गलत हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद बात करें। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। क्या अपनी माँ के कपड़े फाड़ते हो यार? सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी माँ को। मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है। जब हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक में थे। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। मैं डीएनए पे बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूँ। रशिया देने को तैयार है, न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो। S-500 का प्रोडक्शन भी हम आपको साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है और हम Su-57 का भी आपके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं, हाँ न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि S-400 के बाद S-500 का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हो, और ये बात की भी पूरी संभावना है कि सबसे पहला S-500 जो रशिया है वो इंडिया को बेचे। देखिए रेंज बढ़ गई है, S-400 की जितनी रेंज थी शायद 300 से 400 किलोमीटर की रेंज है, तो S-500 की रेंज उससे भी ज़्यादा हो गई है, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो S-300 भी मार्केट में है, हमारे पास S-400 है लेकिन S-300 भी है, तो उससे बेटर वर्जन S-400 और उससे बेटर वर्जन S-500। अब बात यहाँ पर हो रही है कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करें। अब ज़रा सोचिए आप कि ये जो S-500 जो मतलब उसको US भी टक्कर नहीं दे पा रहा है, ऐसे सिस्टम है उनके पास। और ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि रशिया उस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार हो चुका है। मतलब ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन आप कह सकते हो। वो फाइटर जेट की भी बात हो रही थी, उसमें भी रशिया ने कहा था कि हम जो है वो सोर्स कोड उसका शेयर करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ये है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार।
तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप उसकी आनी है। तो 8 वो 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई। और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफ़ी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो आर्म्स रेस चल रही है, वेदर हम हैं या दूसरे हैं, हम क्यों इस रेस के अंदर हैं? क्योंकि एक इनएविटेबल एक जंग आगे आपको नजर आ रही है। ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। सही जंग अभी किसी ने नहीं देखी। सही जंग अभी आपको आगे नजर आएगी अनलेस, जो आप सवाल अब कर रहे हैं कि अनलेस इसमें इंटरनेशनल पावर्स टू बी वो कोई अच्छे तरीके से इंटरवीन करें या इन लेटर एंड स्पिरिट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर नहीं, जो उन्होंने इसका कहा था इसराइल और इसका पैलेस्टीनियंस का या ईरान का, तो वो उसको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत ईरान, इसराइल और गाजा। This is more dangerous than even than the Ukraine war. तो इस चीज़ को, ये एक आपका एक टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों वो फरीक नहीं है, इसके अंदर पूरा साउथ एशिया से पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर अभी हम एक सीरियस, मैं तो कहूँगा कि एक नेगोशिएशंस कर लो, या पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर चाहिए कि जो कि उसने भी किया है विद 2 डेलीगेशंस ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल, आप अपना केस जाके इंटरनेशनल पोडियम्स के ऊपर प्लीज प्लीड करें। वो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। आप मिस्टर बिलावल भुट्टो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार कहते रहे हैं, एंड ट्रंप ने भी कहा उनको, बट दे हैव सिंपली रिफ्यूज्ड बिकॉज वो इस पर तुले हुए हैं एज अ पॉलिसी। आपने कहा मसला क्या, तो मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा होने का मतलब, जिस तरह आपने इसराइल ईरान वॉर में भी देखा है, अमेरिका की इतनी जंगों में भी देखा कि खाली साइज तो मैटर करता है, बट खाली वो दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन वॉर। वॉर में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया की पॉलिसी क्लियर है कि उन्होंने अब पानी भी नहीं छोड़ देना आपको, और उसके अलावा जो अभी यहाँ तक खबर चल रही थी कि जी वो ये जो यूक्रेन ने रशिया में डीप अटैक कराया था ड्रोन्स के साथ रशिया की एयर बेसिस पे, या इसराइल ने ईरान में शुरू में जो किया, दे वांट टू एम्यूलेट दैट। इस तरह का कोई वो टेररिज्म, मतलब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ड्रोन्स देके पाकिस्तान के अंदर अटैक कराना चाहते हैं ये, और वो नेटवर्क हमने पकड़ा भी है ब्रिगेडियर साहब, और कराची के अंदर, गवादर के अंदर। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, और उनका जो मेन टारगेट है वो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसपे बलूचिस्तान, KPK और उसके लिए। तो अभी अब कहने का मतलब है कि उधर से तो क्लियर है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये
तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियां सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफगान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे। भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुरम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफ़ी कंसर्न थे। सेठ साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे अवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी। और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है
इंडिया ने कुछ करना ही करना। पिछले 90 दिन के अंदर मोदी जी ने जिन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है या जिनका संगे बुनियाद रखा है या जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया है, खुदा पहाड़ निकला चूहा। कराची के समंदर से तेल और गैस का जखीरा न निकल सका। जराये के मुताबिक कराची में समंदर से तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। समंदर से तेल और गैस का जखीरा नहीं मिल सका। हमारे आसपास के तमाम ममालिक जो हैं उनकी मईशतें जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी वो आज हमारे से कई 100 गुना ज्यादा जो है वो ताकत के साथ खड़ी। ये बताइएगा कि कितना रियलिस्टिक है। इससे पहले सऊदी डेलीगेशन आया, कतरी आए, यूएई वाले आए और हमने कहा कि जी 60 बिलियन आ रहा है, 40 बिलियन आ रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ट्रंप के हाथों। इस मुल्क के लोगों को ये डील हो चुकी है कभी पता ही नहीं है। तो हमें बताओ कि ये डील कब हुई, इस मुल्क के लोगों को उल्लू किसने बनाया। पाकिस्तानियों ने ट्रंप चाचा को लाहौरी चूरन चटा दिया और ट्रंप चाचा लाहौरी चूरन चाट के बेहोश हो गए। इन सारे पोस्टों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया की तरफ से कोई नरमी नहीं आती। और इसके बाद ये पोस्ट आता है, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। क्या पाकिस्तान के लोग इतने जलील, इतने हकीर, इतने बेवकत, इतने कमीन हैं? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो भारत डटा हुआ है बाय द वे। अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई है। तो लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका का चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ हमारी कारकर्दगी की वजह से है या हम किसी के कॉस्ट पे कर रहे हैं। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है दो अलग अलग मुद्दों पर। जैसे एक बात हो रही है कि भाई पिछले दिनों एक ऐसी अफवाह फैलाई गई पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़ख़ीरा मिला है बहुत बड़ा ऑयल का, और उसको लेकर फिर अमेरिका भी लालच में आ गया और अमेरिका ने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए, अमेरिका मतलब ट्रंप ने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए। लेकिन उसके बाद पता चला कि भाई कहाँ है ऑयल, है कहाँ यहाँ पर। मतलब सिचुएशन ये हो गई कि बस उनके पास कुछ पता ही नहीं था कि भाई, मतलब बोलते हैं ना कि लाहौरी चूर्ण चटा दिया ये पाकिस्तान ने ट्रंप को। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि इंडिया अभी भी डटा हुआ है, अभी भी मतलब वो डटा ही रहेगा। ट्रंप जितनी भी टैरिफ लगाने की कोशिश करे या फिर जो भी करने की कोशिश करे उससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई इसीलिए देखिए, इसीलिए फ्रांस हो, इंडिया हो, इस टाइप के कंट्री ये सोचते हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ही महासत्ता है या फिर कहे कि दो ही सुपर पावर है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में फिर झुक के उनको फिर हमें मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। जबकि अगर मान लो कि मल्टीपोलर दुनिया है तो एक से काम नहीं बनता तो दूसरा उसके लिए खड़ा ही रहता है उस काम को फिनिश करने के लिए। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। और भारत की और रूस की मैशत को उसने कह दिया है जी ये डेड इकोनॉमीज हैं। अब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, लेकिन ट्रंप कह रहा है ये डेड इकोनॉमी है और कह रहा है हमारा इंडिया के साथ बहुत थोड़ा बिजनेस है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका का थोड़ा बिजनेस भी कितना है? टोटल मिला लें गुड्स एंड सर्विसेज तो ये $190 बिलियन का बिजनेस है। पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं टोटल वो 35-40 अरब डॉलर की हैं गुड्स एंड सर्विसेज मिला के। इंडिया का सिर्फ अमेरिका के साथ जो ट्रेड का बिजनेस है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिला के, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के $190 बिलियन का है। तो इतना छोटा नहीं है, पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है, हमसे शायद 10-15 गुना ज़्यादा, या आप समझ लें कि 1000 से 1500% ज़्यादा है इंडिया का। तो ट्रंप क्यों कह रहा है कि उनके साथ हम वैसे ही बड़ा कम काम करते हैं, सारा कुछ है। आप समझ रहे हैं मैं किधर डॉट्स को लेकर जा रहा हूँ। ट्रंप को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुबकी हो रही है। सो कॉल्ड सुपर पावर मेगा का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम मैं ये कर देसा, मैं वो कर देसा, ये नारे वो नारे, ये वादे वो दावे। एक भी वादा पूरा नहीं कर सका अभी तक, एक भी दावा पूरा नहीं कर सका। ना इस गजा में जंगबंदी हो सकी, मतलब जो नस्लकुशी हो रही है उसको रोक सका, ना यूक्रेन को रोक सका कि रूस के साथ जंग खत्म करो। यूक्रेन ने जारी रखी हुई है ना। रूस को क्या मतलब, यूक्रेन आज ऐलान कर दे मैं नेटो में कभी नहीं जाऊंगा, जंग खत्म हो जाएगी। एक ऐलान है,
यूक्रेन ने एक ऐलान करना है कि हम कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे और जंग खत्म हो जाएगी उसी वक्त, तो नहीं मना सका। अब रूस को धमकियां दे रहा है और तेल के ज़खायर पर फिर आते हैं आगे कि ये अचानक इतनी मोहब्बत और क्या वाकई तेल के ज़खायरों की, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, एलिफेंट इन द रूम तो ये कि क्या हमारे पास तेल के ज़खायर हैं या नहीं है। एक ये एंगल है कि हुआ कुछ इस तरह के, पहले ये खबरें आई कि एक बरादर इस्लामी मुल्क ने ये साइज्मिक सर्वे जो होता है वो किया है, ठीक है। ये सर्वे बताता है कि पोटेंशियली कितना हाइड्रोकार्बन हो सकता है इन एरियाज में। फिर बात खुल के सामने आई कि वो मुल्क तुर्की था। 40 ऐसे मकामात की निशानदेही हुई, या इससे भी शायद ज्यादा हैं, कि यहां पे तेल और गैस के ज़खायर हो सकते हैं और ये ऑफ शोर है, यानी समंदर में है, ठीक है। अब जब इसकी हुई तो आपने पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में इसहाक डार का इंटरव्यू देखा होगा, उसमें इसहाक डार ने कहा जी कि हमारे पास 40 ऐसे जगह हैं जहां पे आप कर सकते हैं काम, हमारे पास ब्लॉक्स 40 मौजूद हैं, हम तो दावत दे रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी को कि आएं वहां पे ड्रिलिंग करें और देखें कि हमारे पास कितने ज़खीरे हैं। ड्रिलिंग हुई भी नहीं है। थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, वन और दिया था। ये साइज्मिक सर्वे बहुत एक्यूरेट है, ठीक है जी, मान लिया। अमेरिका ने भी इसको तस्लीम कर लिया, अमेरिका तैयार है। आपको पता है कि कितना वक्त लगता है साइज्मिक सर्वे से लेकर ऑफशोर ड्रिलिंग को कमर्शियली वायबल बनाने तक? तकरीबन 10 साल, 5 से 10 साल के दरमियान का अरसा बताया जाता है कि लगता है। यानी अगर आज अमेरिका किसी कंपनी को राजी करके यहाँ भेजे तो तकरीबन 5 से 10 साल के दरमियान अरसा लगेगा जब हम पहली बाल्टी तेल की निकाल सकेंगे। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अमेरिका कैसे इतना हम पे मेहरबान हो गया, खुश हो गया कि पाकिस्तान के साथ डील कर लेते हैं, और अभी पता भी नहीं है। फिर जब मैंने इसको थोड़ा मजीद रिसर्च किया तो पता चला कि सर्वे एक चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ ये मालूम करना कि इसमें तेल है, गैस है, उसके लिए जो खुदाई करनी पड़ेगी, जो इनिशियल खर्चा होगा $5 अरब का होगा और 5 साल लगेंगे। ये OGDCL के एक साबिक मुलाजिम ने बोला है। तब जाके हमें पता चलेगा कि आया हमारे तेल और गैस के इतने ज़खायर हैं या नहीं है। सिर्फ पता चलाने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। तेल बहाना हो और यहाँ पे अमेरिकी प्रेजेंस गवादर के करीब, हमारे समंदरों में अमेरिकी बैरी बेड़ा भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बहाना होगा जी हम यहाँ ड्रिलिंग कर रहे हैं, हिफाजत करनी है। और ये जो ईरान ने, आपको पता है कि तंग रास्ता हर्मज का रोकने की कोशिश की हुई, और सारा वहां पे निगरानी ईरान की और चीन की निगरानी के, वो ये समंदर इस्तेमाल करेगा रास्ते, तो हम उस पर नजर रख सकते हैं। तो ये बहाना बना के यहाँ पे अमेरिका आ सकता है। यानी अमेरिका को अड्डे देने का डायरेक्ट रास्ते के बजाय कान यहाँ से पकड़ने का एक रास्ता ढूंढा गया। एक और जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि 2019 में जो सडनली केकड़ा 1 को बंद कर दिया गया था, जबकि पहले दावे थे कि वहां बहुत बड़े ज़खायर हैं, क्या खुफिया तौर पे कोई अमेरिकी कंपनी वहां काम करती रही है जिसको खुफिया रखा गया है? और क्योंकि जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 5 से 10 साल लगते हैं। केकड़ा 1 से लेकर आज तक 6 साल गुजर चुके हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास खबर नहीं है, सिर्फ तज्जिया दे रहा हूं कि किसी अमेरिकी कंपनी को तब ही ये दे दिया गया था जबकि सिविल हुकूमत से ये छुपा लिया गया था, और 5-6 साल के काम के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि शायद अगले 6 महीने साल में प्रोडक्शन शुरू कर सकें। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ तज्जिया है। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये बहाना है। नंबर 1 रीजन तो इंडिया को डराने वाला है, मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। नंबर 2 ये कि अमेरिका यहाँ अपनी प्रेजेंस चाहता है, उस प्रेजेंस के लिए कोई भी बहाना तलाश करना है। मेनलैंड पे अड्डे देंगे तो आजकल के हालात ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे प्रेजेंस अमेरिका की नेवी की हो सकती है इस बहाने से। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ एंगल्स हैं, आप लोगों ने खुद जज करना है कि कौन सा एंगल आपको ज्यादा प्लॉजिबल लगता है। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान के पास अगर कोई ज़खायर होते तो पहले ऐलान पाकिस्तान में होता। एक ऐलान हुआ था सितंबर 2024 में, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद चीन ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, सऊदी अरब ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, UAE ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, तुर्की तक ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। अगर इतने ही बड़े ज़खायर मिल गए थे तो इन ममालिक ने क्यों इंटरेस्ट शो नहीं किया? चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है। दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पे
केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद ये आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। आग लगने के तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से, और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। भारत के इस अभियान को देखकर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने भारत को सिंगापुर की ओर से धन्यवाद दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक आभार। ये तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को। भारत के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कीमत $3 अरब है। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के लिए 1.7 अरब डॉलर मुख्तस करता है, जबकि भारत हथियारों की खरीदारी के लिए 22 अरब डॉलर मुख्तस करता है। 15 साल पहले पाकिस्तान जो था वो वाटर अबंडेंट नेशन था पर कैपिटा, आज वो वाटर डिफिसिट नेशन है। हमारे पास 27,000 ग्लेशियर्स थे, आज वो 13,000 रह गए हैं। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया डेफिनेटली फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि अपना पावर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। बात ये हो रही है कि पिछले दिनों इंडियन ओशन के अंदर या फिर क्या कैरेबियन ओशन मतलब इंडिया के आसपास सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज़ था जिसमें पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। फिर इंडियन नेवी ने जाके उसको बचाया। अब देखिए, अगर आप 10-15 साल पहले वाला इंडिया देखो ना, तो इस टाइप की फैसिलिटी या फिर क्या कि इस टाइप का इनिशिएटिव्स इंडिया लेता नहीं था। जैसे हमको पता है कि टर्की जो है ना वो इंडिया की बात नहीं मानता या फिर इंडिया के अपोज में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया तब इंडिया ना कुछ सोचा ना कुछ, उस टाइप की सिचुएशन थी, इंडिया ने सीधा भेज दिया रिलीफ जो फंड था या फिर कहे कि रिलीफ एक्टिविटी वहाँ पर जाकर की। डॉक्टर्स नर्सिस बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर गए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है ना अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है, इंडिया अपनी पावर दिखा रहा है, चाहे वो कहीं पर रिलीफ पहुंचाने की बात हो, किसी को बचाने की बात हो, या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने मसल फ्लैक्स करना हो, या फिर कहे कि उसको बोलना हो कि भाई ठीक है हम अपनी दोस्ती मानते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप से हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हो तो वो नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीजें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स है पाकिस्तान के, उसको कोलेटरल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप तुम्हारे एयरपोर्ट, हमारे
हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने एक चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे, और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहाँ क्या गया है, कहाँ से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहाँ से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहाँ से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए मुनीर ने क्या किया, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का, मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंग 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है, ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद, मिलिट्री बेसिस को भी एज गिरवी रखेगा अमेरिका को, और उस पैसे से इस जंग को खरीदेगा। जब डॉलरों का घाटा पड़ता है तो फिर मुसीबत आती है, आपके डॉलर के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, आप भीख मांगने, उधार मांगने IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्तों के पास पहुंचते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई का तूफान आता है, मुसीबत आती है, जिल्लत आती है, और फिर IMF के पास जाके संभालते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर करने लगते हैं तो फिर गिरते हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, शायद 1 साल बाद, क्योंकि ये जो नंबर है खौफनाक नंबर है कि जब हमारी तरक्की की रफ्तार 3.5 से ऊपर होती है। ये एक रिपोर्ट में था, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक रिपोर्ट में था 2.7% ग्रोथ, इंतहाई कम है। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 2.5% जहां आबादी की रफ्तार हो, जहां पे इतनी बड़ी मुसीबत हो, 20 लाख नौजवान नौकरियों के लिए हर साल नए निकलते हों, उनको नौकरियां ना मिलती हों। और आप देखिए जो रिपोर्ट है, एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है इसमें उन्होंने बताया है कि बैनुल-अक़वामी स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। अरे भाई अपने खित्ते में देखो, हमें ये कंपैरिजन करके बताओ कि साउथ एशिया में क्या है जहां 6% की ग्रोथ है, और हमारी आपने जो बताया कि 2.7% पे पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो आई थिंक देयर आर ह्यूज चैलेंजेस अहेड जो अभी करने हैं। ज़ैनब साहब कतई कलामी की माज़रत, आप जिसे चलें ये कमाल है, ये असल है, जेन्युइन है जहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जब आप इसकी जेन्युइनिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे इस वक्त अगर हम कौमी पैदावार के मुकाबले में कर्जे की बात करें तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।